हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स जोन पे। जिस तरीके से आपको पता है कि बिहार हेड टीचर 2022 वैकेंसी के ऊपर मेरे लगातार वीडियो आते जा रहे हैं और वो फुली सिलेबस बेस्ड है, जिसमें से हमने ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। बिहार हेड टीचर 22 करके एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, वहाँ पर आपको एक ही साथ सारी वीडियो मिल जाएंगे और सिलेबस बेस्ड होंगी। ये वाला टॉपिक हमने कर लिया है। इसके बाद हम लोग आज जो करने वाले हैं वो सामान्य विज्ञान, यानी कि ये लेक्चर 1 था मेरा, जिसमें जो आपको 2 पार्ट में मिलेंगी, एक राष्ट्रीय और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय की करंट इवेंट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। सेकेंडली जो है वो सामान्य विज्ञान के बारे में बात करते हैं। और आपको जैसे कि थंबनेल में दिख ही गया है कि लेक्चर नंबर 2 जो है वो हम लोग आज भौतिकी से स्टार्ट करेंगे। सामान्य विज्ञान में सबसे पहले हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स में हमारा जो टॉपिक है जो मैं आज आपको कवर कराऊंगी वो है प्रकाश तथा ध्वनि और सौर परिवार। एक ही वीडियो पे आपको 2 टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ मैं लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको कराते चले जाऊंगी, जिससे आपका जो होगा एक रिवीजन हो जाएगा और आप समझ पाओगे कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी बन रहे हैं कि नहीं है। ठीक है, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं वो भी मतलब जैसे कि बहुत टाइम पहले साइंस पढ़े हुए हैं तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा और बिल्कुल आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश में प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। तो देखिए इसको जो है वो इंग्लिश में अगर आप कंफर्टेबल है इसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो नॉन ल्यूमिनस से आपको समझ में आ रहा है कि जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, या फिर ऐसे वस्तुएँ जो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आपने अपने कक्षा में पढ़ा होगा शुरुआती में कि चंद्रमा जो है उसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, तो वो जो है वो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, वो प्रदीप्त वस्तुएं यानी कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं दीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तुएं को जिस तरीके से उसको नॉन ल्यूमिनस कहते हैं तो इसको भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जस्ट उसका उल्टा, यानी कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि आप सन, सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है। ठीक है, सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, चाहे टॉर्च हो गया, चाहे इस तरीके के लैंप, विद्युत लैंप हो गए, तो जो भी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं यानी कि प्रकाश देते हैं उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके का एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं तो आपको पता मतलब 2 लाइन पे ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि दीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक कोई चिकनी सतह है, जैसे कि मैं बता रही हूँ ये चिकनी सतह है, पॉलिश किया हुआ सतह है। जब भी कोई प्रकाश, मान लीजिए कि ये एक सोर्स है, चाहे वो सूरज हो, चाहे टॉर्च हो, चाहे बल्ब हो, या कोई भी एक प्रकाश का स्रोत होना चाहिए। ठीक है, इसे सोर्स ऑफ द लाइट कहते हैं। और ये जा कर के किसी भी चिकने सतह पर पड़ती है। ठीक है, और पढ़ के अपनी जो मुड़ जाती है और दिशा को परिवर्तित कर देती है इस तरीके से। तो ये जो है जो प्रक्रिया है ये आ रही है और ये जो किरण है वो जा रही है। तो ये जो मुड़ करके अपनी दिशा को चेंज कर दी, इसी फेनोमेना यानी कि इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो आ रही किरण है इसको आपतित किरण कहते हैं, क्योंकि आ रही है। ये वाली जो जा रही है इसको आपका चूँकि परावर्तन होके ही जा रही है तो इसे परावर्तित किरण कहते हैं। याद रखिएगा, ये वाला जो है ये आपका आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण, और इधर वाला जो है वो परावर्तित किरण है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जिस तरीके से मैंने एक डायग्राम बनाया था, ये आ रही किरण थी और ये जा रही किरण थी, और ये एक स्मूथ सरफेस यानी कि पॉलिश सरफेस या फिर चिकनी सतह के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों के बीच में एक अभिलंब डालते हैं। तो समझिएगा, ये वाली जो कोण है, चूँकि आपतित किरण की वजह से बना हुआ कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं। और परावर्तन यानी कि परावर्तन किरण से यानी कि परावर्तित किरण से बना हुआ कोण को परावर्तित कोण कहते हैं या परावर्तन का कोण कहते हैं, जिसे आर से डिनोट करते हैं। आई स्टैंड्स फॉर, ठीक है, तो आई मतलब होता है इंसिडेंट। क्या होता है? इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब आ रही किरणें।
ठीक है, प्रवेश कर रही किरणें। और आर का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज एंगल आर, ठीक है। तो आपको दो एंगल मिला, एंगल आई और एंगल आर, ठीक है। अब देखिए ये एक लॉ मतलब फॉलो करता है, प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। पहला लॉ कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही एक दूसरे के हमेशा समान होंगे। तो चलिए मैं फिर से आपको बता देती हूँ, जिस तरीके से मैंने ये डायग्राम बनाया था, तो अगर ये 30 डिग्री पे किसी स्मूथ सरफेस पे गिरेगी तो परावर्तित भी 30 डिग्री पे ही होगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये 30 डिग्री है तो ये भी कितनी होगी, 30 डिग्री। अगर सिमिलरली 45 पे होगी तो 45 पे ही परावर्तित होगी, 60 पे होगी तो 60 पे ही परावर्तित होगी, यानी कि आई और आर हमेशा बराबर होते हैं। सेकेंड लॉ जो ये कहता है परावर्तन का दूसरा नियम कि आपतित किरणें, आप देख रहे हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच में डाला गया जो अभिलंब है एक ही तल बिंदु पे स्थित है। तो आप जैसे कि इस बिंदु का नाम जैसे कि मैं पी रख देती हूँ, ठीक है, तो एक ही बिंदु पे है ना, देखिए आपको दिख रहा होगा, तो एक ही बिंदु पे है, तो ये जो है वो सेकेंड लॉ है। प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा और आप अपने कक्षा में ज़रूर पढ़े होंगे, इसलिए रिकॉल हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको जो बेसिक नॉलेज है वो ये लेना है कि कुछ वस्तुएं का प्रतिबिंब कभी कभी धुंधला बनता है, कभी आर पार एकदम साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। तो इन सारी वस्तुओं को किस नाम से जाने जाता है? पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी में इस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश की किरण को अपने से होकर के जाने देती है और दूसरी ओर रखी वस्तु को स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे कि आप मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख सकते हैं, पॉलीथीन हो गया, लेंस हो गया, ठीक है, कांच का मतलब शीशा हो गया, ठीक है, ये सब इसके उदाहरण होते हैं। अपारदर्शी जस्ट उसका उल्टा, जैसे कि दरवाज़ा हो गया, दीवार हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से लकड़ी का दरवाज़ा हो गया, दीवार हो गया, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके आर पार मतलब कि जो प्रतिबिंब है वो आपको नहीं दिख पाएगी या आर पार की चीज़ें नहीं दिख पाती, उसको अपारदर्शी कहते हैं। और इसकी जस्ट एक और भी होता है जो कि होता है पारभासी, यानी कि जैसे कि धुआं हो गया, धुआं में आर पार मतलब होता है ना कि एक आभासी टाइप का, मतलब हल्का फुल्का दिखता है और नहीं भी दिखता है, तो हल्का फुल्का दिखना यानी कि धुंधला दिखने वाले को पारभासी भी कहते हैं, जैसे कि गंदा शीशा हो गया या फिर धुआं हो गया, ये सब इसके उदाहरण हैं, ठीक है। ट्रेसिंग पेपर हो गया, टिश्यू पेपर वगैरह हो गया, ये सब इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि टिश्यू पेपर या ट्रेसिंग पेपर किस वस्तु का उदाहरण है, पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी या जिस तरीके का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मे बी क्लियर हो गया हो। अब हम लोग जानेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं, याद रखिएगा, मिरर, ठीक है। तो इंग्लिश में जो कंफर्टेबल है, मिरर जो है वो एक सिंपली अगर ऐसा डेफिनेशन के तौर पे देखा जाए तो एक स्मूथ या यानी कि चिकना एक और चमकदार पृष्ठ यानी कि सरफेस होता है। बेसिकली जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है और एक गोली दर्पण होता है, ठीक है। तो गोली दर्पण और समतल दर्पण में हम लोग अंतर समझेंगे और साथ ही साथ हम लोग गोली दर्पण के कितने प्रकार होते हैं ये भी देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि रोज़ के आप जो लाइफ में जो दर्पण अपने चेहरा को देखने के लिए यूज़ करते हैं वो होता है आपका समतल दर्पण। तो इसका प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि आप अपना चेहरा देखिएगा तो इसी तरीके से दिखेगा, आभासी होता है। अब बिंब का साइज उतना ही बनता है जितना कि आपके चेहरे का साइज है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उतने ही दूरी पे बनता है जितने दूरी पे आप खड़े हैं, दूर जाइएगा तो दूर पे बनेगा। इस तरीके से इसकी प्रकृति होती है। होपफुली आपको समतल दर्पण के बारे में आइडिया लग चुका है, क्योंकि समतल दर्पण को आप रोज़ ही देखते हो। आइए बात करते हैं गोली दर्पण के बारे में। तो गोली दर्पण में क्या होता है कि एक दर्पण जो कि आपका कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं बताती, ये गोली दर्पण होता है, ठीक है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा भी होगा, एक को कहते हैं उत्तल दर्पण और एक को कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है, उत्तल यानी कि कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स मिरर, और अवतल यानी कि कनकेव, CONCAVE, कनकेव मिरर, ठीक है। तो उत्तल और अवतल किस तरीके से पहचानेंगे और किस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है अगर इसका परावर्तन, ये वाला जो पोर्शन है किसी गोले का ही भाग है, आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप सोचिए, है कि नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो पृष्ठ है,
तो ये जो पृष्ठ है ये आपका कहलाता है परावर्तक पृष्ठ। क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ। यानी कि प्रकाश आएगी तो इसी से आकर के इसी पृष्ठ पर आकर के टकरा करके रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि परावर्तित होगी। ठीक है, अगर इसका मुंह याद रखिएगा कि सेंटर के तरफ, यानी कि सर्कल के, यानी कि जिस गोले के सेंटर के तरफ होगा, तो इस तरीके के दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, अवतल दर्पण है ये। क्या है? अवतल दर्पण। इसके जस्ट ऑपोजिट ये कुछ इस तरीके से होता है। ये अगर इधर सेंटर अगर कंसीडर किया जाए तो ये अगर सेंटर सी होगा, या फिर सॉरी ओरिजिन ओ, या जो भी आप मान लीजिए, परावर्तक पृष्ठ कुछ इस प्रकार से होंगे। तो ये जो है ये उत्तल दर्पण के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, तो ये वाला आपका हो गया है अवतल दर्पण, परावर्तक पृष्ठ कुछ इस तरीके से और उत्तल का कुछ इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होंगे इसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर बात करें तो अवतल दर्पण के बारे में पहले बात करते हैं। तो अवतल दर्पण जो है, यानी कि कनकेव मिरर जो है, ध्यान दीजिएगा, कनकेव मिरर जनरली मैं बता रही हूँ, चीज़ों को बड़ा करके देखने के काम में आता है। ठीक है, मैं आपको सभी गुणों के बारे में बताऊंगी, लेकिन अगर इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है, जैसे कि दाढ़ी बनाने वाली जो आपका मिरर होती है, वो किस तरीके की मिरर होती है, यानी किस तरह का दर्पण होता है, अवतल होता है कि उत्तल होता है। तो चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए, या डेंटिस्ट यानी कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं, तो उसके पास किस तरीके का दर्पण होता है, तो याद रखिएगा कि चीज़ों को बड़ा करने वाला कौन होता है? अवतल। याद रखिएगा। और उत्तल में क्या खासियत है? उत्तल में जो है वो जो प्रतिबिंब बनाती है वो बड़े चीज़ों को छोटा करके और छोटे एक फ्रेम पे समायोजित करके दिखाती है, पहला गुण है। दूसरा ये भी गुण है कि वो जितनी दूरी पे वस्तु होती है उससे थोड़ा करीब, मतलब आप प्रतीत ऐसा होगा कि थोड़ा ही करीब है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण ऐसा सेटअप करूँगी कि आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उदाहरण कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि आप एक ट्रक चला रहे हैं और ट्रक के साइड में एक मिरर है। ठीक है, तो ये जो साइड वाला मिरर होता है, या फिर आप मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं और यहाँ ट्रक है, तो आपका जो साइड मिरर जो है, तो ये मान लीजिए ट्रैक है, मतलब आप रोड पे चल रहे हो। ठीक है, तो ये वाला जो दर्पण है, ठीक है, तो ये क्या करती है, ट्रक का जो प्रतिबिंब है, ये तो ट्रक काफ़ी बड़े साइज में है, तो इसका प्रतिबिंब जो है वो समायोजित करके इस चीज़ पे समायोजित करके पूरा ट्रक का जो है वो प्रतिबिंब इसमें दिखाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा जो होता है कि ट्रक जितनी भी दूरी पे है उससे कम ही दूरी पे, सपोज़ यहाँ ट्रक है तो यहाँ तक इस तरीके से आपको दिखाती है कि ये थोड़े सामने है। ठीक है, तो इस तरीके का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो, जैसे कि साइड मिरर पे जो यूज़ होता है वो कैसा दर्पण होता है, तो उत्तल। तो इससे आपके उत्तल को गुण से भी आप अवगत हो गए होंगे कि उत्तल दर्पण जो है वो बड़े वाले दृश्य को थोड़ा अपने में समायोजित भी कर लेती है, साथ ही साथ दूर वाले को थोड़ा सा सामने करके दिखाती भी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी चलिए हम लोग और भी कुछ जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अवतल के बारे में पहले बात करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अवतल दर्पण, आँख, नाक, कान, गले के निरीक्षण में, यानी कि चीज़ को बड़ा करके देखना है, ऑब्वियस सा बात है कि निरीक्षण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च, स्कूटर, अन्य वाहन पे, यानी कि हेडलाइट्स जो होते हैं, ये याद रखिएगा कि हेडलाइट्स जो होते हैं उस पर भी अवतल दर्पण का यूज़ होता है। क्लियर है? उसके बाद अब आते हैं उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में क्या है, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, वाहनों के साइड मिरर पर उत्तल दर्पण के बने होते हैं और अधिक क्षेत्र मतलब पीछे के, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र जो है वो वाहन का दिखाई आपको उत्तल दर्पण पे पड़ता है। इसके अतिरिक्त उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, याद रखिएगा, आभासी और साइज में छोटा बनता है। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रक का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली छोटा बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और अवतल में जो है वो आपका है प्रतिबिंब जो है मैक्स टू मैक्स, जैसे कि उल्टा ही बनता है और प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप निकट रखिएगा तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता भी है। ठीक है, अब हम लोग एक जनरल कॉन्सेप्ट लेंगे लेंसेज के बारे में। ठीक है, तो लेंसेज क्या होती हैं?
तो देखिए लेंस जो होता है एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, यानी कि पारदर्शी वस्तु है जिसके आर पार देखा जा सकता है। यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा, लेंस एक पारदर्शी वस्तु है, अर्थात इसमें आर पार की वस्तुएं दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश की किरण इसके आर पार आसानी से मतलब आर पार हो जाती है। पारदर्शी वस्तुएं हैं जो दो गोली पृष्ठ होते हैं। तो याद रखिएगा लेंस में हमेशा 2 गोली पृष्ठ होंगे ही होंगे, ठीक है, या एक गोली पृष्ठ का पृष्ठ होता है। जैसे कि मैं बताती हूँ, आपको टाइप्स बताऊँगी तो आपको क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि इसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सिमिलरली जैसे कि आपने पढ़ा है कि कनकेव मिरर, तो उसी तरीके से होता है कनकेव लेंस, ठीक है, और दूसरा होता है कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस, जिसमें से कनकेव को हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस और कन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल लेंस। होपफुली आपको समझ में आ रहा हो, उत्तल लेंस, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में जानेंगे क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, और मैं ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन भी बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो उत्तल लेंस होगा उसका कुछ इस तरीके से बनता है। उत्तल लेंस इस तरीके से, ये उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये अवतल लेंस है, ठीक है। याद रखिएगा ये उत्तल लेंस है जिसको मैंने उत्तल यानी कि कन्वेक्स, ठीक है, और ये आपका कनकेव लेंस यानी कि अवतल, है कि नहीं। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में आपको एक फिगर के बारे में पता चल गया है। चलिए मैं इसकी प्रॉपर्टी पढ़ा दूँ ताकि आपको एक और भी अच्छा खासा एक आइडिया बैठे इस मिरर के इस लेंस के बारे में। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि अवतल लेंस जो है वो कुछ इस तरीके से होते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इस प्रकार के लेंस के बीच में पतले तथा किनारे से मोटे, तो देखिए किनारे से ये मोटा और बीच में ये पतला, ठीक है, लेंस होता है। और ये बार बार क्वेश्चन ये रिपीट होता ही है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे होता है। बेसिकली आपको ये जानना है कि किस लेंस को अभिसारी और अपसारी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपसारी लेंस के नाम से जाना गया है अवतल लेंस को, तो मैं आपको बताऊंगी भी और ये करके भी दिखाऊंगी कि क्यों इसको अपसारी कहते हैं और अपसारी वर्ड का मतलब क्या होता है और अभिसारी वर्ड का मतलब क्या होता है और किस तरीके से ये अपसारी और अभिसारी है। तो अवतल लेंस पहले मैं आपको बता देती हूँ। अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाते हैं। यह लेंस आपतित किरण को मोड़ देते हैं या अपसारित कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ गुण है। अवतल लेंस आप नोट्स भी बना सकते हैं। सदैव आभासी, सीधा और साइज में छोटा, याद देखिएगा साइज में छोटा बनाने वाला जो लेंस है वो कौन है, अवतल लेंस, ठीक है। अब देखिएगा उसी के सिमिलर इस तरीके से उत्तल के बारे में आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं कि बीच में जो है वो मोटा, ध्यान दीजिएगा, ये मैं कन्वेक्स के लिए बता रही हूँ, याद रखिएगा कन्वेक्स यानी कि उत्तल, ये मैं उत्तल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जो है बीच में ये देखिए मोटा, ठीक है, अब बाहरी साइड ये पतला, ठीक है। तो इसके जस्ट उल्टा, और इसमें जो है बड़ा साइज का इमेज बनता है, ठीक है, या उसके इक्वल भी बन सकता है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं कुछ आपको अभिसारी अपसारी के बारे में बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ये मेरा है कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस, ठीक है। ये आपका हो गया केंद्र बिंदु, ठीक है। आ रही प्रकाश किरणें कुछ इस तरीके से ढेर सारे ले लेते हैं, ये सेंटर से भी गुजारते हैं, है कि नहीं। आपको पता है कि यहाँ पे आकर के ये परावर्तित होकर के इस तरीके से जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आ रही जितनी भी प्रकाश किरणें हैं एक जगह क्या हो गई, अभिसरित हो गई, यानी कि मिल गई। तो इसे कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। याद रखिएगा कौन कहलाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये मिल गई, ठीक है। इसी के जस्ट उल्टा मैं आपको अब बताती हूँ अवतल के बारे में।
तो ये है मेरा अवतल लेंस, ठीक है। ये आ रही किरणें हैं यहाँ सेंटर, ठीक है। और ये कुछ परावर्तित होकर के इस तरह अपसरित हो गई, ठीक है, यानी कि विसरित हो गई, ऐसे फैल गई, ठीक है। तो इस तरीके के ये याद रखिएगा, ये है आपका अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, ठीक है। इस तरीके के लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी, अपसरित हो गई यानी कि फैल गई, ठीक है, अपसारी, याद रखिएगा। तो एक शॉर्ट की मैं बता देती हूँ, जो मिल जाए, ठीक है, वो अभी, ठीक है, जो बिखर जाए वो अप। होपफुल्ली आपको याद रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस की उपयोगिता, ठीक है, कि अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस के कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसके पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं दृष्टि दोष, जिसको आपने पढ़ा होगा अपने कक्षा में, दृष्टि दोष स्कूल टाइम पे। दृष्टि दोष क्या होता है? तो आपको पता है कि जिस दृष्टि में किसी भी तरीके की बाधा, यानी देखने में किसी भी तरीके की बाधा को आप दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं, जिसमें से 3 तरह के जो आपके जो दोष है वो काफ़ी पॉपुलर होता है, उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं। एक होता है आपका मायोपिया, याद रखिएगा, मायोपिया। एक होता है हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। और हाइपर मेट्रोपिया का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो हासिल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में पहले मैं निकट के बारे में बताऊंगी। निकट में क्या है कि जब सामने की वस्तुएं, याद रखिएगा, सामने की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे, ठीक है, सामने रखी वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे, लेकिन दूर की रखी वस्तुओं को देखने में आपको परेशानी आ रही हो। सामने की वस्तुएं निकट दृष्टि दोष, ठीक है, सामने की वस्तुएं आपको साफ साफ दिखाई दे रही हो, दूर की वस्तुएं अगर आपको बाधित हो रही है, देखने में दिक्कत हो रहा है या धुंधला दिख रहा है, तो इस तरीके में आप उस बीमारी को निकट दृष्टि दोष के नाम से, यानी कि मायोपिया के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, आप जैसे कि इस तरीके की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कीजिएगा? डॉक्टर के पास जाइएगा। डॉक्टर आपको क्या करेगा? चश्मा सजेस्ट करेगा या लेंसेज सजेस्ट करेगा। तो वो किस हिसाब से सजेस्ट करता है? तो आप देखिए, जिनको मायोपिया है या निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर से हम लोग इसको रिकॉल भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं दूर दृष्टि दोष, हाइपर मेट्रोपिया के लिए, ठीक है। उसमें दूर दृष्टि दोष में आपको पता चल गया होगा कि दूर दृष्टि दोष में जस्ट उसका क्या उल्टा, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में सामने रखी वस्तुएं जो होगी वो आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगी, लेकिन दूर रखी वस्तुएं आपको ठीक ठीक दिखाई देगी। तो इस तरीके के दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और उसके सिमिलरली इसके उपचार के लिए जिस तरीके से आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सजेस्ट करेगा लेंस लगाना, तो वो जो आपको सजेस्ट करेगा वो क्या करेगा? उत्तल लेंस सजेस्ट करेगा। क्या करेगा? उत्तल लेंस सजेस्ट करेगा, ठीक है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही है। जो भी है बेसिक कॉन्सेप्ट है, अब बेसिक से ही क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि
जिस तरीके से आपको जैसे कि मैंने बताया कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस यूज़ करेंगे, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस यूज़ करेंगे। साथ ही साथ एक होता है जरा दूर दृष्टिता, एग्नेटिज्म बोलते हैं उसको, ठीक है, दृष्टिता जो भी है, अब स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। जरा दूर दृष्टिता क्या है कि जैसे कि मनुष्य का जो एज है, एज फैक्टर जब बढ़ेगा तो आपका जो सिलरी नर्व्स है वो, उसका जो पकड़ है आपके आँख का, ठीक है, जो है वो ढीला पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा। और ढीला पड़ने के वजह से आपको निकट में भी प्रॉब्लम होगा और दूर में भी प्रॉब्लम होगा, यानी कि दूर रखी वस्तुओं को भी मतलब सही आप नहीं देख पाएंगे। और साथ ही साथ जैसे कि सुई में धागा पिरोना, जैसे कि स्टिचिंग करना या सामने रखी न्यूज़पेपर को पढ़ना, ठीक है, इस तरीके में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। या दूर का कोई इंसान आपको अच्छा से नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, तो दोनों ही जब आपको कॉमन मतलब एक तरीके का बीमारी होता है जिसमें आपको दूर वाला में भी प्रॉब्लम है और सामने वाला में भी प्रॉब्लम है, तो इस तरीके में आपको यूज़ होता है बाईफोकल, याद रखिएगा, बाईफोकल लेंस, ठीक है, इसको हिंदी में भी बाईफोकल ही बोलते हैं। तो बाईफोकल लेंस यहाँ पे यूज़ होता है। अब देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन ये अराइज होना चाहिए कि जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो है वो पावर लिखता है कि नहीं, तो पावर क्या मतलब है। तो अब देखिए हम लोग पावर के तरफ बढ़ेंगे और समझेंगे कि लेंसेज के पावर कैसे डिसाइड होते हैं और पावर का क्या रोल है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। इसी को हम लोग जानते हैं पावर ऑफ अ लेंस के नाम से, पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है। ये होती क्या है, तो इसका जो पावर को P से डिनोट करते हैं और इसका जो एक फॉर्मुलेटेड जो फार्मूला है जो भी, तो 1/f, ठीक है, यानी कि आपको फोकस में कितना का मतलब आपकी, जैसे कि आप आंख दिखाने के लिए गए हो तो जिस तरीके से आपका कैलकुलेट करता है और फोकस को ही निर्धारित करके कि कितने फोकस पे आपको सही दिखाई देगा, कितना फोकस लेने पर आपको मतलब आपको दिक्कत हो रहा था, इतना फोकस पे आपका जो है ये मतलब दोष जो है वो सही किया जा सकता है। तो फोकल लेंथ पे ही काम करता है। तो याद रखिएगा f मतलब होता है फोकल लेंथ, यानी कि फोकस की दूरी। क्या होता है, फोकस की दूरी। तो जिस तरीके से मैं आपको एक मतलब उदाहरण बता देती हूँ, जैसे कि अगर आप 20 मीटर फोकल लेंथ की आपकी बीमारी है या फिर आपको दिक्कत है, तो पावर जो है वो आपको कितना पड़ेगा, तो 1/20 यानी कि 0.5, ठीक है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, लेंस की क्षमता का जो आपका यूनिट है वो मात्रक जो है, यानी कि यूनिट जिसको कहते हैं वो होता है डायोप्टर, जिसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। मैं लिख देती हूँ डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर याद रखिएगा। तो डायोप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो यानी कि अगर आप कोई भी चश्मा पहनते हो, जिस तरीके से मैंने आपको अभी जस्ट एक उदाहरण दिया था 0.5 का, तो यहाँ पे D लिखना है, यानी कि 0.5 डायोप्टर पावर का आपको चश्मा लगा, ठीक है। तो इस तरीके से लेंस की क्षमता को हम लोग किस में नापते हैं, डायोप्टर में। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। और याद रखिएगा P = 1/f होता है। तो अगर आपको गणित की समझ है तो आपको पता है कि F = क्या होगा, 1/p, जस्ट उसका रेसिप्रोकल। तो अगर कभी फोकल लेंथ दे दे और एग्ज़ाम में आपको पावर का मात्रक पूछ दे तो इस फार्मूला से निकाल लीजिएगा। या कभी कभी आपको पावर का वैल्यू दे दे डायोप्टर पे और फोकल लेंथ का वैल्यू पूछ ले तो F = 1/p के फार्मूला से निकाल सकते हैं सिमिलरली, ठीक है। इसके बाद प्रकाश में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन तो नहीं, रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे कि प्रकाश के परावर्तन में 2 माध्यम होते हैं, ठीक है। मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ। जिस तरीके से मान लीजिए मैं एक पानी का टैंक लेती हूँ, ठीक है, ये पानी का टैंक है, ये एयर मीडियम है यानी कि वायु, और ये जो है ये वाटर मीडियम है यानी कि आपका जल मीडियम।
इसको मीडियम 1 मान लीजिए, इसको मीडियम 2 मान लीजिए। अगेन ये फिर ये क्या हो जाएगा, तो ये भी एयर मीडियम ही है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, आपको पता है ये चिकनी सतह है, कांच की स्लैब है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्या होना चाहिए, ये परावर्तन का लाइन हो गया। लेकिन जब भी प्रकाश किरण इस माध्यम से यानी एयर मीडियम से वाटर मीडियम में इंसर्ट होगी यानी कि घुसेगी, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये बेंड हो जाएगी। क्या होगा, बेंड हो जाएगी। अब देखिए ये अभिलंब होता है, जैसे कि मैंने आपको परावर्तन में बताया था कि बीच में क्या होता है, अभिलंब। तो ये देखिए आभासी में बना रही, ये हो गया, ठीक है। तो ये बेंड होगी, तो ये जो बेंड हुई ये इंसिडेंट है और ये रिफ्रैक्शन, ये आर। अब जाके ये जो आर है ये है अपवर्तन का कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है। तो ये जो बेंड हो गई, जो झुक गई, ये वाला जो लाइन है, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी फेनोमेना यानी इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब सिमिलरली जैसे कि ये अब फिर यहाँ आएगी, अब देखिए इसका परावर्तन कैसे होना चाहिए था, ऐसे, ठीक है। तो परावर्तन ऐसे होना चाहिए। अब ये क्या होगा, अभिलंब है ना। तो फिर से ये वाटर मीडियम से एयर मीडियम पे फिर से जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी। तो जितना बार इस तरीके से मीडियम चेंज होते रहेगा उतना बार अपवर्तन होते रहेगा। इस चीज़ को मैं आपको और भी क्लैरिटी से समझाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है और ये मीडियम फिर 1 है, क्योंकि एयर हो गया फिर से। तो ये वाला जो है ये परावर्तन का है, ये अभिलंब, और ये इस तरीके से बेंड हुई, फिर ये परावर्तन होना चाहिए लेकिन ये अभिलंब और ये इस तरीके से बेंड हुई, ठीक है। तो ये वाला ये सब जो है आपका अपवर्तन का कोण यानी कि आर है, और ये वाला जो है इंसिडेंट है यानी कि आपतित। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ट्रिकी बनता है, याद रखिएगा। ये जो है, जो हल्का माध्यम होता है उसको विरल माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, विरल, जिसको इंग्लिश में रेयरर मीडियम के नाम से जानते हैं, रेयरर। और ये जो है ग्लास स्लैब वाला, इसको सघन माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, सघन। अच्छा से समझिएगा, सघन। तो सघन को इंग्लिश में डेंसर मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम। अब देखिए डेंसर मीडियम, तो याद रखिएगा, जैसे कि मैं फिर से आपको बता देती हूँ, जब भी प्रकाश विरल माध्यम से यानी कि रेयरर से डेंसर पे जाएगी तो अभिलंब से, ये जो अभिलंब था, अभिलंब से दूर भागेगी। क्या भागेगी, दूर भागेगी। और फिर से डेंसर से फिर से रेयरर पे जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है कि मान लीजिए कि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, दूर भागेगी, इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से। तो याद रखिएगा कि जब भी रेयरर से डेंसर यानी कि विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। ये देखिए दूर भाग रही है ना, और ये जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। तो जब भी डेंसर से रेयरर पे आएगी तो ये आपका जो है ये मुड़ जाएगी, किसके ओर, अभिलंब के ओर। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा हो। तो इस तरीके से जितना बार भी हम लोग जो माध्यम चेंज करेंगे, जैसे कि माध्यम कुछ भी हो सकता है, माध्यम आपका क्या क्या हो सकता है मैं बता देती हूँ। वाटर हो सकता है, ठीक है, ग्लास हो सकता है, डायमंड हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी माध्यम हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि एयर जो है वो रेयरर हमेशा होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बनता है कि मुड़ेगी कि झुकेगी। होपफुली आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अपवर्तनांक पूछ दी, अपवर्तनांक, ठीक है, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तो म्यू इक्वल्स टू होता है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आपतन और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, साइन आई बाई साइन आर, इसका जो वैल्यू होता है,
याद रखिएगा, एयर के लिए म्यू का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। साइन, तो म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर होता है। इसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से अपवर्तन से क्वेश्चन बनते हैं मैं ये भी आपको बताती हूँ। जैसे कि आपको बोला जाएगा कि तारे जैसे होते हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं या फिर टिमटिमाते हैं भी कि नहीं हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये मान लीजिए कि बहुत से दूर आप यहाँ पे है और काफ़ी अनंत दूर पे ये तारा है। तारे का अपना प्रकाश होता है, आपको मालूम है। तारे का जब अपना प्रकाश होता है, लेकिन तारे से चूँकि आपकी दूरी काफ़ी अधिक है और बीच में बहुत सारे गैलेक्सीज़ और आपके अर्थ का जो एटमॉस्फेयर और बहुत सारे लेयर्स आते हैं, तो हमेशा जो है आपका माध्यम जो है वो चेंज होते रहेगा। ये तो मैं 4 बार ही हूँ, लेकिन ये काफ़ी बार माध्यम चेंज होते रहता है। तो प्रकाश जैसे ही आती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करेगी, दूसरे से तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, ऐसे अनगिनत माध्यमों से वो क्या करती है, गुजरती है और गुजर करके आपके आँख तक पहुंचती है एट अ टाइम। तो एट अ टाइम इतने सारे माध्यम को गुजरती है, तो आप देखिए एक बार बढ़ेगी, झुकेगी, बढ़ेगी, झुकेगी, झुकेगी, तो ये पैटर्न सा एक बन जाता है, जो जिसको इस पैटर्न को फिर क्या कहते हैं, झिलमिलाता हुआ, है कि नहीं। तो प्रकाश जो है वो तारे की स्थिर है, लेकिन हमारे आँख में ये प्रतीत ऐसे होती है कि ये झिलमिला रही है, यानी कि टिमटिमा रही है जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपवर्तनांन से क्वेश्चन होते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं कि नहीं, या फिर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तारे टिमटिमाते हैं या तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, इसका क्या कारण है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का इस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण जिसको बोलते हैं आंशिक परावर्तन जिसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन, इसमें से कौन सा आपको सही लगता है। तो हम लोग क्या मान के आएंगे, रिफ्रैक्शन, दैट इज़ रिफ्रैक्शन फेनोमेना ऑफ द लाइट। कहने का मतलब है अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो प्रकाश के बारे में जितने भी बेसिक आपको नॉलेज मालूम होने चाहिए वो आपको मैंने एक कम ही समय में काफ़ी अच्छे से करवा दिया है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं ध्वनि की ओर। ध्वनि जो है वो आपको पता है कि साउंड इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ध्वनि भी एक क्या है, ऊर्जा है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम यानी कि मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे कि स्कूल की घंटी, वाहनों का हॉर्न या कुछ भी, हम जैसे कि हम आपको बोल रहे हैं तो आप किसी माध्यम के थ्रू अपने कानों में सुन रहे हैं, तो ये ध्वनि है, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, कंपन का आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति। ये 3 इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये आपको बस जानना है कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि इसके पहले मैं आपको बता दूं कुछ इस तरीके से बात, जैसे कि मैंने पिछले वाले में छोड़ा है कि एक न्यूनतम दूरी क्या होती है। किसी भी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आप किसी भी चीज़ को साफ साफ देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर ध्वनि के बारे में बात किया जाए तो श्रव्य ध्वनि जो हमारे लिए यानी कि ह्यूमन के लिए जो होता है वो 20, यहाँ देखिए यहाँ गलती लिखा हुआ है, ये HZ होना चाहिए, ये हर्ट्ज़ होता है, ठीक है। तो हर्ट्ज़ आवृत्ति की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज़ होती है। तो 20 हर्ट्ज़ से, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछता है 20,000 हर्ट्ज़ तक, ठीक है। 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक आपका जो मनुष्य की जो सुनने की क्षमता है वो आपका होता है श्रव्य ध्वनि, ठीक है। अब है अपश्रव्य ध्वनि। 20 हर्ट्ज़ से कम यानी कि अपश्रव्य जो हम लोग को नहीं सुनाई देता है, ठीक है, कि ध्वनि मानव के कान द्वारा सुसंचित नहीं हो पाती, इसलिए अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यानी कि 20 हर्ट्ज़ से मतलब एकदम कम, जैसे कि फुसफुसाहट से भी बहुत कम या बहुत नगण्य के रूप में हमारे कान तक जो नहीं समझ में आता है या सेंसेस नहीं काम करते उतनी मतलब आवृत्ति के लिए, तो वो हम लोग अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, तो पराश्रव्य का मतलब परा मतलब ज़्यादा, ठीक है ना। तो 20,000 हम
लोग का मैक्सिमम है, तो 20,000 HZ, देखिए यहाँ पे गलती लिखा हुआ है हर्ट्ज़, ठीक है। तो 20,000 हर्ट्ज़ से भी ज़्यादा जो लोग सुन पाते हैं, लोग नहीं कहेंगे, जो जीव जंतु सुन पाते हैं, ठीक है, तो उसे पराश्रव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं। तो ऐसे में कौन कौन आ सकते हैं, जैसे कि कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, चूहे इत्यादि। ये लोग जो है 20,000 हर्ट्ज़ से भी ज़्यादा आवृत्ति की जो ध्वनि है वो आसानी से सुन सकते हैं। अब देखिए मैं कुछ बता देती हूँ, जैसे कि तरंगदैर्घ्य के बारे में, क्योंकि ध्वनि जो है वो वेव नेचर पे काम करती है, ठीक है, ये वेव नेचर है। यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचती है तो इसको एक वेव बोला जाता है। एक वेव में वो जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको लैम्डा यानी कि तरंगदैर्घ्य से नाम के से जाना जाएगा। एक वेव पूरा करने में जितने समय लगाती है उसे आवर्तकाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंसी की रेसिप्रोकल होती है। तो T = 1/f या फिर F = 1 तीव्रता की 1/t। अब देखिए आते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब एकॉस्टिक वगैरह अगर आपको मालूम है, जैसे कि फिर से जो रिवर्ब्रेशन जिसको कहते हैं, तो रिवर्ब्रेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में ही कि जैसे कि आप किसी मान लीजिए कि कमरे पे है, ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो खाली रूम होता है उस पर अगर आप किसी आवाज़ मतलब डालते हैं तो वो काफ़ी रिवर्बरेट करती है, यानी कि फिर से जा कर के टकरा करके आपके कानों तक फिर आती है और वो फिर से आपको गूंज जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो गूंजती है। लेकिन एक छोटे से रूम में अगर आप कुछ सामान रखें या फिर अगर वो खाली, तो छोटा सा एकदम हल्का सा रूम है, एकदम छोटा सा अगर आप रूम बनाते हैं या छोटा सा जगह है तो वहाँ पे गूंज नहीं बन पाती। तो ये क्वेश्चन बना था कि आखिर कितना मीटर जो है वो एक मतलब मानक है कि इतना कम गूंज बनने के लिए, यानी कि मतलब परावर्तित होकर के फिर से वापस आकर के गूंज बन कर के आने में मिनिमम जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, तो 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अदरवाइज़ इससे कम होगा, लीस्ट होगा तो गूंज नहीं बनती है। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ। तो चलिए जितना मैंने आपको पढ़ाया उससे के अकॉर्डिंग कुछ मैं आपको क्वेश्चंस करवा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, दिन में से किसका उपयोग दंत विशेषज्ञ करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपका सीटेट के क्वेश्चन में पूछा गया है। सीटेट का कोई ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो देखिए यहाँ सिंपल सा बात है कि दंत विशेषज्ञ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कान के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर वगैरह जो भी है, अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो पे आपको बताया था। जिनमें से आवर्धक लेंस कौन सा है। आवर्धक कहने का मतलब है बड़ा करके दिखाने वाला, ठीक है। तो आवर्धक लेंस जो होता है वो आपका बड़ा करके दिखाने वाला अवतल दर्पण होता है। सॉरी, लेंस का बात कर रहे हैं तो लेंस होता है, ठीक है। डायोप्टर किसका मात्रक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया लेंस की क्षमता यानी कि पावर को नापने के, तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, जो कि पावर = 1/f और जो भी निकलता है उसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं, जो कि डायोप्टर है। अब जैसे कि इंद्रधनुष से क्वेश्चन पूछा है, अगर आपकी बेसिक अच्छी है तो आपको पता होगा कि इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, तो जिसको मैं डील कर देती हूँ आपके पास। तो विबग्योर, तो V मने होता है वायलेट यानी कि बैगनी, I मने इंडिगो, इंडिगो मीन्स नील, B मतलब ब्लू, ब्लू मीन्स नीला। तो देखिए बहुत लोग जो है यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि नील और नीला में क्या अंतर है। नील जो है वो एकदम जो नेवी ब्लू होता है वो होता है, और नीला मतलब होता है आकाश का जो कलर होता है वो, ठीक है। मे भी मेरे पास वो कलर हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि ये जो बैगनी है, ठीक है, ये बैगनी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नील। नील तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एकदम डार्क ब्लू समझ के रखिए। और ये जो ब्लू है, ये ब्लू, ये वाला ब्लू है। ग्रीन फॉर दिस, येलो, ऑरेंज, ऑरेंज का एक वर्जन यहाँ नहीं है तो ऑरेंज तो आपको समझ में आता है, एंड ऑफ कोर्स रेड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहला जो कलर है वो क्या है, वायलेट। वायलेट क्या होता है, बैगनी होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष में ऊपर दिखता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बैगनी। इस तरीके से मैं आपको और भी क्वेश्चन पूछती हूँ, आप अपने आप को जज कर लीजिएगा और बिल्कुल देखिएगा कि आपको कितना याद है। निकट दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए कौन सा लेंस का यूज़ किया जाता है।
आपको पता है तो बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि जी मैम मेरा सारा सही हो गया। तो मैं बताती हूँ, अवतल लेंस का यूज़ करते हैं, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं, जरा दूरदृष्टिता के लिए आप बाईफोकल लेंस का यूज़ करते हैं। लेंस की मात्रा क्या कहलाती है, डायोप्टर। पावर निकालने के लिए जो वैल्यू है वो क्या कहलाता है, P = 1/f। याद रखिएगा फोकस हमेशा मीटर में होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देता है कि सेंटीमीटर में दे देता है और हमारा आंसर नहीं मिलता है, लेकिन याद रखिएगा कि सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, आपका आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस मारते रहिए, आपका सफलता ज़रूर आपको मिलेगी, नो डाउट मिलेगी। और इस तरीके से आप वीडियो पर बने रहिएगा। और फिजिक्स का जो भी पोर्शन है वो मैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सहित आपको पूरा करते चलाते जाऊँगी। और आपकी एक जो बेसिक फ़िज़िक्स की जो कॉन्सेप्ट है, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल पूरा इस चैनल पे मिल जाएगा। और इसका पार्ट 2 जो है सौर मंडल से जो क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं, जैसे कि बुध जो ग्रह है वो कितने दिन सूर्य की परिक्रमा करने में लगाता है, 88 दिन लगाता है। पृथ्वी कितने दिन लगाता है, मंगल कितने लगाता है, कौन ग्रह सबसे बड़ा छोटा, कौन ऑर्डर क्या है आकार के हिसाब से, दूरी के हिसाब से, कौन से ग्रह को क्या कहते हैं, कौन सा ग्रह का उपनाम क्या है, कौन से ग्रह के कितने सारे उपग्रह है, सैटर्न का कितना उपग्रह है, वीनस का कितना उपग्रह है, ठीक है, कौन से ग्रह में न्यूनतम दूरी है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। होपफुली इस वीडियो का जो पार्ट 2 है वो मैं कल ही अपलोड कर दूँगी, और पार्ट 2 को बना करके, और जिस तरीके से आप वीडियो पर ज़रूर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब तो ज़रूर अभी ही तुरंत कर लीजिए, और चैनल को ज़रूर लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। पार्ट 2 जल्दी ही इसका आएगा, और ढेर सारा अपना प्यार दिखाइए। थैंक यू। तो इस प्रकार मैंने सिलेबस में सामान्य विज्ञान को भौतिकी, जीव विज्ञान और रासायनिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में 3 में बांटा है, जिसमें भौतिकी के आपको कुल 5 लेक्चर्स मिलेंगे, केमिस्ट्री के 5 और जीव विज्ञान के 5 और केमिस्ट्री के भी 5 मिलेंगे। 5 लेक्चर्स में मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको टोटल 10 वीडियो मिलेंगे, और इस तरीके से 10, 20 और 30 भी हो सकते हैं, यानी मिनिमम मतलब होता है कि 20-25 वीडियोज़ में मुझे लगता है कि आपका जो सामान्य विज्ञान का जो पूरा पोर्शन है, एक निचोड़ जो है वो एकदम निकल जाएगा, और बिल्कुल ही सही तरीके से आपकी तैयारी होगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि हर दिन चैनल को जो आपको नोटिफिकेशन आते हैं बिल्कुल भी वीडियो को बिल्कुल देख लीजिएगा, अपनी तैयारी ज़रूर पक्की कीजिएगा इसके साथ साथ, और नोट्स भी ज़रूर बनाइए, जो भी आपको नहीं आता है उसको साथ में लिखते चले जाइए। और इस तरीके से आपका जो सामान्य विज्ञान का जो पोर्शन है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही एक दिन में 2 वीडियोज़ आएंगे दोस्तों। आप सामान्य विज्ञान के साथ साथ हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, जो कि भूगोल वगैरह जो भी हमारा जो टॉपिक है, सब चीज़ को कवर करना है, और एक भी चीज़ छोड़ना नहीं है, ताकि आपको याद रहे कि एस्पिरेंट जोन एक ऐसा चैनल था जो हेड टीचर के जो भी वैकेंसीज़ में, यानी कि इस एग्ज़ाम में मेरी काफ़ी हद तक मदद की है। और बिल्कुल भी धन्यवाद का जो श्रेय है, या फिर धन्यवाद अगर आपको देना है तो चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैम मुझे यहाँ पे डाउट है, या जो भी, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार।